Hello everyone. I hope everyone is doing well. So we are here with the chapter 6 of a chemistry, that is thermodynamics. Okay. So let's firstly clear some basics. हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बाकी तो जो जो क्वेश्चंस आएंगे we are going to discuss answers with them as well. Fine. तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ मास, आपकी जो हीट होती है, मास, हीट एंड एनर्जी. ठीक है, तो अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स पूछेंगे तो वो क्या होता है? बेसिकली स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ मास, हीट एंड एनर्जी. ओके, दिस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं. ठीक है, अब डिफरेंट सिस्टम्स आते हैं, सराउंडिंग्स आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ये जस्ट एन इंट्रो है. ओके, तो जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम क्या है? जैसे एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जैसे पूरा एक यूनिवर्स है, उसका एक पार्ट को जैसे हम एक अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, उस पार्ट को कहा जाता है क्या? सिस्टम. ओके, सराउंडिंग्स हो गई, जो एक पार्ट को हम जो स्टडी करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, वो हो गया सिस्टम. और जो बाकी पार्ट है, अगर हमें इतने पार्ट को ऑब्ज़र्व करें और जो बाकी पार्ट आ गया यूनिवर्स का एक्सेप्ट इस सिस्टम को, उसको कहा जाता है सराउंडिंग्स, जो ऑब्जर्वेशन के अंडर नहीं होती है. इतना समझ आ गया? तो यूनिवर्स अगर हम कहेंगे तो उसका क्या मतलब हुआ? सिस्टम प्लस सराउंडिंग. सिस्टम इज़ जो ऑब्जर्वेशन के अंडर होता है और सराउंडिंग इज़ जो नॉन ऑब्जर्वेशन के अंडर होता है. ओके, अब जो सिस्टम है जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, वो भी दो टाइप का होता है. ओके, सॉरी, दो नहीं, तीन टाइप का होता है. ठीक है, फर्स्ट इज़ ओपन सिस्टम, सेकेंड इज़ क्लोज्ड सिस्टम और थर्ड इज़ आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, ओपन सिस्टम हो गया जहाँ पे बोथ जो मास एंड हीट है ना, उसका फ्लो टेक प्लेस करे. ठीक है, अभी हमने क्या बोला? जो ऑब्जर्वेशन के अंडर होगा. ओपन सिस्टम हो गया जहाँ पे मास और हीट जो हैं, उन दोनों का जो फ्लो है वो टेक प्लेस करता है. जैसे हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की. ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्लोज्ड. क्लोज्ड क्या होता है? क्लोज्ड हो गया जिसमें फ्लो जो होता है हीट एनर्जी का वो टेक प्लेस करता है, पर जो मास है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है. इसमें क्या होगा? मास कांस्टेंट रहेगा, पर जो हीट एनर्जी का फ्लो है वो होगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है आपका प्रेशर कुकर, कि मास तो अंदर सेम ही रहेगा, पर जो हीट एनर्जी है वो फ्लो उसका टेक प्लेस करेगा इन एंड आउट. ओके, देन वी टॉक अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम. जब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, कोई फ्लो नहीं टेक प्लेस करे. ठीक है, जब कोई फ्लो टेक प्लेस नहीं कर रहा, उसको कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम. उसका एग्जाम्पल है जैसे थर्मोस फ्लास्क. ठीक है, ना ही कोई एनर्जी जा रही है आर पार, ठीक है, हीट एनर्जी, और ना ही कोई मास का एक्सचेंज टेक प्लेस कर रहा है, उसका फ्लो. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, फिर आता है स्टेट ऑफ द सिस्टम्स. ठीक है, ये तुम्हारे टाइप्स थे. अब आता है तुम्हारा स्टेट ऑफ सिस्टम. ठीक है, जो तुम्हारा स्टेट ऑफ सिस्टम है, ठीक है, वो डिफाइन हम इस तरह करते हैं, वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वेरिएबल्स. मतलब वो चेंज इन द वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. कौन कौन से वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एन, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स.
ठीक है। अब बेसिकली जो सिस्टम का जो स्टेट है वो उसमें क्या चीज़ हो रही है नहीं हो रही है वो डिपेंड करता है इन चारों चीज़ों पे, ठीक है। इन केस है ना, इनमें से किसी में भी चेंज टेक प्लेस करता है, ठीक है, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज होती है या टेम्परेचर चेंज होता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, प्रेशर चेंज होता है, तो ऑब्वियसली आपका स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो जाएगा। फाइन, आर यू क्लियर विद दिस नाउ? नेक्स्ट चीज़ है प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सिस्टम की, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की वो हैं दो तरह की, ठीक है। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, इंटेंसिव हो गई जो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन कितनी है, और वो इंडिपेंडेंट जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो तुम्हारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो डिपेंड करती है अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होती है किसके, मास की, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। फाइन, जैसे एग्जाम्पल है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, उनका कंसंट्रेशन कैसे, जैसे प्रेशर का कंसंट्रेशन क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास या कितना है, या डेंसिटी जो हो गया, ठीक है। सेम गोज़ फॉर एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड करती है कि टोटल मास कितना है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है। जैसे वॉल्यूम हो गया, टोटल एनर्जी हो गई, ये सब डिपेंड करता है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे। आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है। इसके बाद जो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है ये आपको पता होना चाहिए। हमारा जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस करती है वो किस तरह होती है, या तो हीट के बेसिस पे होती है या तो जो वर्क डन होता है, ठीक है। दैट इज़ हीट और वर्क के बेसिस पे आपकी एक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। अगर एनर्जी जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे सिस्टम के अंदर एंड सराउंडिंग्स के, तो हीट को हम तब उसको बोला जाता है हीट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब सिस्टम हीटेड होगा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो भी रैंडमली मूव करना शुरू कर जाएंगे और वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो अंदर की जो जितनी एनर्जी होगी वो भी तो इंक्रीज़ हो जाएगी, फैक्ट, ठीक है। इफ़ वी गो फॉर द वर्क, जो एनर्जी हमें लगती है एक एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है बाहर से, उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, जो सिस्टम पे बाहर से एक एनर्जी लग रही है उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी, जो एक काम किया जाता है उसको कहा जाता है वर्क, ठीक है। अगर एक सिस्टम है वो एक्सपैंड हो गया, ठीक है, तो हमारा जो अंदर की एनर्जी है वो कम हो जाएगी ना, ठीक है। और जब उसको हम सिस्टम को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हाट, हीट, जितनी हीट देंगे टेम्परेचर उतना इंक्रीज़ होगा और काइनेटिक एनर्जी भी उतनी इंक्रीज़ होगी। पर इन केस ऑफ द वर्क अगर हम उस पर एनर्जी लगा रहे हैं, कोई भी अगर एनर्जी होगा तो वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एनर्जी के, जबकि जो हीट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। देन यू हैव मेनली ज़ीरो है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ज़ीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, ठीक है। ये स्टेट करता है कि अगर दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, एक ये बॉडी और ये बॉडी है, ये इंडिविजुअली होते हैं, इक्विलिब्रियम में है, और विद द सेपरेट, तो वो इक्विलिब्रियम होंगे थर्ड बॉडी के, ठीक है। सो अगर ये दोनों ए और बी इक्विलिब्रियम में है और
जो बी और सी है वो इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम में ही होंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। फाइन। जैसे जीरोथ लॉ का हम ये कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आप दो कप्स ले लो, ठीक है, ए एंड बी, उसमें दोनों में क्या है, बॉइलिंग वाटर है। क्या है, बॉइलिंग वाटर है। अगर हम जो थर्मामीटर रख दें, ठीक है, अगर हम थर्मामीटर इसमें रख दें ए में, सो ये वार्म अप, वो क्या हो जाएगा, जो थर्मामीटर है वो वार्म हो जाएगा अंटिल वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचता। ठीक है, जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस रीड करेगा, हम ये कहते हैं कि जो थर्मामीटर है वो इक्विलिब्रियम है विद द कप ए। ठीक है, अगर हम जैसे मूव करें टूवर्ड्स वी और थर्मामीटर इसमें डालते हैं, ठीक है, तो रीडिंग लेगा जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाता, तो वैसे ही थर्मामीटर बी के साथ भी होगा। तो हमने क्या कहा था, इससे हमें ये कंक्लूड करते हैं कि अगर थर्मामीटर इसके साथ इक्विलिब्रियम में है और इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हमने ये किया कि जो ए कप है और बी कप है वो दोनों इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, समझ गए, ये है आपका जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, वो सिंपल है। वो क्या कहते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। ये स्टेट करता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। समझ गए, आपकी एनर्जी उतनी रहेगी, पर आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पर आप एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रह जाती है, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, फाइन। सो ये था अभी तक जितना आपको पता होना चाहिए था। लेट्स सी कि और क्वेश्चंस क्या आते हैं। आप इसमें इंट्रॉपी भी पढ़ेंगे, ठीक है, इंट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे, एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट इट। हीट कैपेसिटी होती है, उसके बारे में विल टॉक अबाउट। ओके, कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको यूज़ करके विल टेक आउट द न्यूमेरिकल्स एज वेल। फाइन, so let's move on to the first question. Okay, so your first question says which of the following property can be used to describe the state of a system. अभी ही हमने state of the system के लिए पढ़ा, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमने अभी पढ़ा उसमें। ए प्रेशर, बी वॉल्यूम, सी टेम्परेचर और डी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जब स्टेट क्या है सिस्टम की, वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स। सो which cannot be described as the state of the system, that is D, universal gas constant. So D is your correct answer. Fine, chale next. The system that does not allow the heat to pass through its boundary between the system and surrounding is called as dash system. A, adiabatic system, B, open system, C, isothermal system or D, closed system. What it is called as? Fine, so your correct answer is A, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस भी होते हैं। एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जिसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं होती है हीट की। ठीक है, नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम, जो एक पार्ट था यूनिवर्स का, एंड द जो सराउंडिंग्स है। ठीक है,
तो जब उन दोनों के बीच में कोई ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं टेक प्लेस करती उसको कहा जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, जो तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है वो हो गया जब एक ऑपरेशन कैरिड आउट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर जो तुम्हारा है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है आइसोथर्मल। ठीक है, दैट इज़ ज़ीरो वेयर dt इज़ चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, फिर दो और टर्म्स होती हैं, दैट इज़ आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेसेस होते हैं। आइसोबैरिक हो गया जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, एंड जो आइसोकोरिक होता है उसमें क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। फाइन, समझ गए? चले नेक्स्ट, योर करेक्ट आंसर इज ए एडियाबैटिक प्रोसेस। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। And open systems allow the transfer of dash only mass, only energy, both mass and energy, or D neither mass nor energy। हमने 3 तरह के सिस्टम्स पढ़े हैं, राइट? क्या क्या पढ़ा है? ओपन सिस्टम पढ़ा हमने क्लोज सिस्टम पढ़ा और एक आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा, राइट? तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ओपन सिस्टम में क्या होता है? सो योर करेक्ट आंसर इज सी, बोथ मास एंड एनर्जी का फ्लो टेक प्लेस करेगा, जिसमें बोथ जो मास और एनर्जी हैं उनका ट्रांसफ़र टेक प्लेस करता है किसके साथ? सराउंडिंग्स के साथ। ओपन सिस्टम वो हो गया, अभी जो हमने पढ़ा था दैट इज़ ह्यूमन बीइंग, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फाइन। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? जिसमें खाली हीट ट्रांसफ़र ही टेक प्लेस करती है। ठीक है, वही अंदर और बाहर जा सकती है बट मास ट्रांसफ़र नहीं होता, जैसे हमने प्रेशर कुकर की बात की। ठीक है, और आइसोलेटेड तो हो गया जिसमें दोनों चीज़ें नहीं हो रही थी। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द वर्क इज़ डन ऑन अ एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक हो गया जिसमें मास और हीट एनर्जी दोनों आर पार हो रही हैं विद द सराउंडिंग्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W, डेल्टा U इक्वल्स टू W, डेल्टा U प्लस W इक्वल्स टू 0 और डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये किसका फॉर्मूला है। सो आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू। फाइन, ओके, सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? अगर आपको पता होगा, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था? जब जो हीट एक्सचेंज होती है विद द सराउंडिंग्स क्या होती है? दैट इज़ ज़ीरो, है ना? मतलब कोई भी जो वर्क डन है, देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज ओवर देयर। फाइन, यही है ना ये चीज़ कि वहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं करती, उसी को हमने एडियाबैटिक प्रोसेस कहा था। मतलब आपकी जो टोटल एनर्जी है दैट इज़ ज़ीरो, राइट? समझ गए? फाइन, पर एज वी नो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स की एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज़, अगर आपको पता होगा, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, राइट? यही फॉर्मूला है। फाइन, अगर फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है, जहाँ पे हमारा जो डेल्टा U है इट इज़ एन इंटरनल एनर्जी, क्या है ये? हमारी इंटरनल एनर्जी है। दिस इज़ अ वर्क डन एंड दिस इज़ व्हाट? द हीट एनर्जी, राइट? अब उसने क्या बोला कि हमारी हीट एनर्जी क्या है? दैट इज़ ज़ीरो। सो डेल्टा U क्या हो जाएगा? इक्वल टू W। सो द वर्क डन ऑन द एडियाबैटिक वॉल इट इज़ इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी जो होगी आपकी। फाइन, सो आपकी इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ द पार्टिकल्स एंड द केविन टेम्परेचर। फाइन, सो B इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट।
the temperature of an object increases slowly, then the energy of that object increases slowly, decreases quickly, increases quickly or decreases slowly. सो क्या होगा अगर टेम्परेचर और एक एनर्जी का क्या रिलेशन है? अगर टेम्परेचर एक ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो रहा है देन एनर्जी ऑब्जेक्ट की क्या होगी? ठीक है, सी जब हमें एक टेम्परेचर और जब हम एक टेम्परेचर और एक एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट, इनके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो हमें एक थर्मल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए. हमें पता है जो थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या रेफ़र करती है? जो काइनेटिक होती है, मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है सारे पार्टिकल्स की एक ऑब्जेक्ट या सिस्टम में, ठीक है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर पे. ठीक है, टेम्परेचर क्या है? बेसिकली मेजर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, अब सोचो उन्होंने क्या बोला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एनर्जी पे क्या होगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, स्लोली, इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज ही कर रही है. ठीक है, इन टोटल ये क्या इंक्रीज करता है? ये इंक्रीज कर रहा है थर्मल एनर्जी ऑब्जेक्ट की. तो इससे हमने क्या बोल सकते हैं? जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो क्या होगा? जो एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की वो भी इंक्रीज होती है स्लोली. सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ए वॉल्यूम, बी कलर, सी इंथैल्पी और डी इंटरनल एनर्जी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? यह हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. जो डिपेंडेंट होती हैं मास पे वो इंडिपेंडेंट होती हैं, तो वो क्या होती हैं? इंटेंसिव. और एक्सटेंसिव क्या होती है? जो डिपेंडेंट होती है मास पे, राइट, यही पढ़ा था हमने. सो व्हाट इज़ योर करेक्ट आंसर? So correct answer is B color. ये डिपेंड नहीं करती है कि उसका मास क्या है या उसका साइज़ क्या है या उसकी क्वांटिटी क्या है. ठीक है, बाकी जो वॉल्यूम है, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जीज़ हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, जो डिपेंड करती हैं अपॉन द मास एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फाइन. ओके, so B is your correct answer. Next, the value of the product of universal gas constant and the temperature difference is given by 10 kilojoule per mole at 1 mole and the internal energy भी दी हुई है, that is 20 kilojoule. What is the enthalpy of the system in kilojoule? A 30, B 10, C 20 और D 200. What is your correct answer? Fine. तो बेसिकली उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंथैल्पी क्या होता है. ठीक है, इंथैल्पी डिफाइन की गई है, बेसिकली इट इज़ अ टोटल हीट कंटेंट कितना है, टोटल हीट कंटेंट सिस्टम का कितना है, दैट इज़ इंथैल्पी. ठीक है, और ये इक्वल होती है टू द सम ऑफ व्हाट? इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी हम U या E के साथ करते हैं. ये सम ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट इज़ U और E एंड प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क. ठीक है, ये उसके इक्वल होती है. चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है? चेंज इन इंथैल्पी हो गया मैथमेटिकली, इंथैल्पी क्या, दैट इज़
इट इज़ इंथैल्पी को डिनोट किया जाता है H के साथ, विच इज़ U प्लस PV, मतलब इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, वो हो गया कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, चेंज कितना हो गया, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या इवॉल्व हुई है बाय द सिस्टम। ठीक है, जब प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, सो दैट इज चेंज इन द एंथैल्पी। ठीक है, गॉट इट। सो योर डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, दैट इज QP। ठीक है, QP दैट इज जो आपकी हीट एनर्जी है। तो जब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये एक रीजंस बताएं, जब तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा तो सिस्टम लूज करती है एनर्जी टू द सराउंडिंग्स, तो तुम्हारा जो डेल्टा H है और QP होगा वो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया जिसमें वो एब्जॉर्ब करती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, राइट। हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रही हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन टेक आउट द आंसर्स एज वेल। ठीक है, तो आपको इंथैल्पी निकालना आना चाहिए। तो उसी का है कि आइडियल गैस कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है, तो उसका फॉर्मूला बेसिकली अगर आपने किया होगा, दैट इज़ डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, जिसमें P वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि वो क्या होता है, इट इज़ कांस्टेंट, है ना, ये पढ़ा था। ठीक है, तो इफ़ वी पुट आउट द दिस थिंग्स इन इट, ठीक है, सो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, हमें इंथैल्पी निकालनी है, हमें जो वैल्यू दी है प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर की, वो सीधा दिए 10 किलो जूल एट 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स भी दिए, इंटरनल एनर्जी भी दी है। तो क्या आ गया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। तो ये फॉर्मूला है, यू नीड टू सी कि ये एट जब कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर है और आइडियल गैस यूज़ लॉ हमने यूज़ किया, दैट इज़ PV इज इक्वल टू NRT। तो उसके फॉर्मूले पे हमने ये पूरी से एक इक्वेशन बनाई है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट, आई वॉन्ट बी गोइंग इन डिटेल राइट नाउ। ओके, सो हमारी इंथैल्पी क्या निकलेगी, डेल्टा U हमें इंटरनल एनर्जी कितनी दी है 20, और उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स के हैं, दैट इज़ 1, और आपका कांस्टेंट जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, दैट इज़ 10 किलो जूल। कितना है, दैट इज़ 10 किलो जूल। तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 इंटू 1 हो गया 10, दैट इज़ 30। तो आपकी इंथैल्पी क्या आ जाएगी, दैट इज़ 30। ए इज़ योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ योर करेक्ट आंसर, A, that is 30 kilojoule. Fine. चलें next. What is the difference in the heat capacities at constant volume and pressure? Difference क्या होता है in the heat capacities at constant volume and pressure? A, universal volume constant, B, universal gas constant, C, universal pressure constant, और D, universal temperature constant. ठीक है, तो उससे पहले यू शुड नो इट द आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन टू इट कि हीट जो ये होती है, दैट इज़ हीट कैपेसिटी, वो क्या होती है। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज़ बी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो लेट्स सी हाउ इट कम्स। ठीक है, अगर हीट कैपेसिटी होती क्या है, तुम्हारी हीट कैपेसिटी होती है जब इंक्रीज़ हो टेम्परेचर में, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, जो हीट ट्रांसफ़र होगी। फाइन, सो क्या हो गया आपका, हीट कैपेसिटी होगी Q इक्वल्स टू कोफिशिएंट इनटू
डेल्टा टी दैट इज चेंज इन, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और वी कैन राइट Q इक्वल्स टू C डेल्टा टी, ठीक है, वेयर C क्या है, कोफिशिएंट है हीट कैपेसिटी का, और जो C है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। दैट इज इक्वल टू C अपॉन N, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना होता है, दैट इज कोफिशिएंट अपॉन N, ओके। समझ गए, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट जो तुम्हारी जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, जब अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो क्या आ जाता है, कितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होती है कि हम रेज कर सके टेम्परेचर 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू एम इंटू डेल्टा टी, ओके, वेयर एम क्या हो गया, मास हो जाता है सब्सटेंस का, और डेल्टा टी हो गया राइज इन द टेम्परेचर, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या है बिटवीन CP एंड CV, ये क्या है, फॉर एन आइडियल गैस की बात करें, CP क्या है, दिस इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम एट हीट कैपेसिटी, और ये एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, QV इक्वल्स टू CV डेल्टा टी, ओके, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, CP डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा H, ओके। सो अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और जब हम आंसर निकालते हैं एट द एंड, तो वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही आता है आपका, ठीक है। सो 1 मोल फॉर एन आइडियल गैस की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमने वॉल्यूम एंड प्रेशर के लिए निकालना है, सो डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ये तो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है ना। तो हम यहाँ के लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा आइडियल गैस की लगाएंगे तो RT आ गया, PV इज इक्वल टू RT के इक्वल होता है। सो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस R डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़ जो हैं डेल्टा H एंड U की, ठीक है ना, हमने ऑलरेडी मॉडिफाई कर लिया ना, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर अभी निकाला था, तो अगर हम उसकी वैल्यूज़ डालेंगे, सो व्हाट वी विल गेट दैट इज CP डेल्टा T इक्वल्स टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T, अगर इसमें हम वैल्यूज़ डालें, और हम लिख सकते हैं CP माइनस CV, ये सब कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R। सो R इज़ व्हाट, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इस तरह ये मॉडिफाई होती है, दैट इज़ वाई B इज़ योर करेक्ट आंसर, ओके, समझ गए। राइट द टेम्परेचर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी एंड हीट एनर्जी। हीट कैपेसिटी और हीट एनर्जी के बेसिस में वी हैव टू राइट द टेम्परेचर डिफरेंस। व्हाट इट विल बी, डेल्टा T इक्वल्स टू Q अपॉन C, B डेल्टा T इक्वल्स टू Q इंटू C, C इज इक्वल टू डेल्टा C इज T इक्वल्स टू C अपॉन Q, और D इक्वल्स टू डेल्टा T इक्वल्स टू QM into QM upon C. So what is your correct answer? Your correct answer is A. हमें ऑलरेडी पता है कि जो Q होता है दैट इज C डेल्टा D होता है, वेयर Q इज़ द हीट एनर्जी, C हमारी एक स्पेसिफिक हीट आ जाती है, ठीक है, और जो डेल्टा T है वो दैट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। जब टेम्परेचर डिफरेंस निकालने की कोशिश तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा, दैट इज़ योर डेल्टा T, ओके। नेक्स्ट, बॉम्ब कैलोरी मीटर इज डैश इन नेचर, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और एब्सोल्यूट। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज B आइसोकोरिक, ठीक है। जो आपका बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है ना, ठीक है, ये वर्क करता है किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे,
किस पे वर्क करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करता है। सो ये आइसोकोरिक होता है नेचर में, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, जो तुम्हारी हीट एनर्जी होती है ना, उसको मेजर किया जाता है ओनली इन इंटरनल एनर्जी, मतलब आपकी सिर्फ इंटरनल एनर्जी को मेजर किया जाता है। ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। Now it is said कि if an exothermic reaction occurs in an calorimeter then the temperature of the water bath obviously क्या होगा, increase होगा, decrease, constant और cannot predict. So your correct answer is A, it increases. अब बॉम्ब कैलोरीमीटर की जब हम बात करते हैं उसमें रिएक्शन कहाँ होती है, रिएक्शन होती है टेक प्लेस करती है वेसल्स में, और उसको जो वेसल होती है वो सराउंडेड होती है किससे, वाटर बाथ से वो सराउंडेड होती है, ठीक है। अगर कोई भी बाहर की रिएक्शन टेक प्लेस करती है, अगर कोई भी बाहर की रिएक्शन टेक प्लेस करती है, ठीक है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस कर गई, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, वो राइज कर जाएगा। अभी हमने ये एक्सप्लेन भी किया था, जब बाहर से हो रहा है तो राइज करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, यूजिंग एन थर्मामीटर। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हीट कैपेसिटी जो होती है बॉम्ब कैलोरीमीटर इज़ गिवन बाय ACV, BCP, CCM और DCB। क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है, दैट इज़ ए कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। ये ऑपरेट कैसे करता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। सो ये क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, जो CP होता है वो क्या करता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बताता है। फाइन, सो CV इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, so today we will be finishing with this chapter, ठीक है, not finishing but with this part 1। अब आगे कल का हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन 37 मिनट्स, ठीक है। हम आज थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया। कल हम इसके बारे में फर्दर कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी पे क्वेश्चंस होंगे, फाइन, इंटरनल एनर्जी पे क्वेश्चंस हैं, फिर इंथैल्पी, इंट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, so we'll see the other questions tomorrow. Okay, all the very best. Please जितना पढ़ा है उससे अच्छे से पढ़ें and please keep on solving it so that it is easy for you. आप chapter पढ़िए and then try to solve it. Okay, all the very best. Have a nice day and take care.